सभी साथियों को प्रेम भरी नमस्कार। सत श्री अकाल प्यारे साथियों। जैसा कि हमारा स्वाध्याय चल रहा है परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा जो कि कथामृत का, तो आज हम पहुंच चुके हैं उसके 21वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है हमारी कश्मीर यात्रा। जैसा कि हमने पिछले अध्याय के दौरान जाना कि परमहंस योगानंद जी कश्मीर जाने के लिए, कश्मीर यात्रा के लिए कितने लालायित थे। तो अब जबकि वो बीमार अचानक से हो जाते हैं तो जा नहीं पाए, तो अब वो कुछ ठीक हो रहे हैं। अलौकिक ढंग से उनके गुरुदेव ने उनको ठीक कर दिया है, हम सब जानते हैं। तो अब उनके गुरुदेव उनके पास आते हैं और कहते हैं अब तुम सफर करने के योग्य हो गए हो और मैं भी तुम्हारे साथ कश्मीर चलूंगा। तो यह सुनकर योगानंद जी बहुत खुश हो जाते हैं और उस दिन शाम को वो 6 लोगों की टोली जो है वो रेलगाड़ी में सवार हो जाती है जाने के लिए कश्मीर। और पहला ठहराव उनका होता है शिमला में। वो कहते हैं कि शिमला को हिमालय पहाड़ों के सिंहासन के ऊपर महारानी की तरह सुशोभित जगह है। वो कहते हैं वहां पर हमने अद्भुत नजारों का आनंद लेते हुए ढलान युक्त सड़कों पर घूमे। और वहां पर वो कहते हैं कि एक बुजुर्ग औरत बेच रही थी ये कहते हुए कि विलायती स्ट्रॉबेरी ले लो। तो छोटे छोटे से लाल लाल अजीब फलों को देखकर गुरुदेव की जया जिज्ञासा जो है वो जाग उठी और उन्होंने एक टोकरी खरीद ली स्ट्रॉबेरी की। और कुछ फल उन्होंने कन्हई को और योगानंद जी को खाने के लिए दिए। लेकिन योगानंद जी ने जब एक फल खाकर देखा, एक स्ट्रॉबेरी, तो उन्होंने तुरंत उसको थूक दिया और बोले गुरुदेव कितना खट्टा फल है, मुझे स्ट्रॉबेरी कभी अच्छी नहीं लग सकती। तो ये सुनकर वो कहते हैं कि गुरुदेव हंसने लगे और बोले अमेरिका में तुम्हें ये बहुत अच्छी लगेगी। वहां पर रात के खाने में जिस घर में तुम खाना खा रहे होंगे उस घर की मालकिन तुम्हें मलाई और चीनी के साथ स्ट्रॉबेरी देगी। जब वो कांटे के साथ स्ट्रॉबेरी को कुचल कर तुम्हें देगी तो तुम कहोगे स्ट्रॉबेरी कितनी स्वाद है। फिर तुम्हें शिमले का आज का दिन याद आएगा। अब यहाँ पर युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि श्री यहाँ पर सॉरी योगानंद जी कहते हैं कि युक्तेश्वर गिरी जी की ये भविष्यवाणी मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल गई थी। लेकिन अमेरिका जाने के कुछ समय बाद ही मुझे इसकी फिर याद आई। मैसाचुसेट्स राज्य में वेस्ट सोमरविले शहर में श्रीमती एलिस टी हैसे के घर पर एक दिन उनको रात के खाने का निमंत्रण मिला हुआ था। वो वहां पर पहुंचे तो खाने के खीर में वो कहते हैं जब स्ट्रॉबेरियां मेज पर उन्होंने लाकर रखी तो श्रीमती हैसे ने कांटा उठाया और उनके सामने रखी हुई स्ट्रॉबेरियों को अच्छी तरह से कुचल दिया और उसमें मलाई और चीनी डाल दी और कहा ये फल कुछ ज्यादा ही खट्टा होता है और मुझे लगता है आप इसे इस तरह से खाना पसंद करोगे। तो जोगानंद जी ने कहा कि मैंने थोड़ा सा उठाकर जब अपने मुंह में डाला तो अचानक से मेरे मुंह से अपने आप निकल गया कि स्ट्रॉबेरी कितनी स्वाद है। तो उस वक्त वो कहते हैं कि गुरुदेव की भविष्यवाणी मेरे गहरे मानस पर पटल पर फिर से ऊपर खड़ा गई। ये सोचते हुए मैं आनंद और हैरानी भरी खुशी से आत्म विभोर हो उठा कि ईश्वर प्राप्त मेरे गुरुदेव ने भविष्य के आकाश में विचरण करने वाले विधाता के द्वारा लिखे गए घटना चक्र को बहुत पहले ही देख लिया था। और आगे फिर वो चल रहे हैं ये हमारे साथ शेयर करते हुए। फिर से वो यात्रा पर आ रहे हैं कि हमारी टोली जो जल्दी ही फिर शिमला वो घूमे। शिमला के बाद फिर वो जाती है रावलपिंडी जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हो गई। और वहां से उन्होंने कश्मीर की राजधानी श्रीनगर तक जाने के लिए 7 दिन की यात्रा के लिए 2 घोड़ों द्वारा खींची जाने वाली बग्घी जो है वो किराए पर ले ली, घोड़ा गाड़ी, जो कि चारों तरफ से बंद थी और ऊपर से भी उसकी छत जो है वो डाली हुई थी। वो कहते हैं जैसे जैसे ये बग्घी, ये घोड़ा गाड़ी जो है, उसके लोहे के पहिए गर्म पथरीले रास्तों के ऊपर खड़ खड़ करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे, तैसे तैसे ही पर्वतों की सुंदर शोभा के नजारों में हम आनंद मगन होते जा रहे थे। और आगे फिर वो कहते हैं गुरुदेव, उनके दोस्त जो है उनके साथ गया है राजेंद्र आडी, वो अचानक से बोलता है कि गुरुदेव आपके पवित्र संगत में इन गौरवमयी गौरवशाली नजारों को देखने का बहुत आनंद आ रहा है। तो योगानंद जी कहते हैं कि मैं ऑडी के मुंह से इस तरह के प्रशंसा युक्त शब्दों को सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि इस यात्रा का संयोजक मैं था। लेकिन युक्तेश्वर गिरी जी ने उनकी ये भावना जो है वो ताड़ ली और बोले अपनी फोकी आत्म प्रशंसा मत करो। आडी को इन नजारों से इतना आनंद नहीं आ रहा जितना सिगरेट पीने के लिए
कुछ समय के लिए हमसे दूर होने की संभावना से आ रहा है। तो ये सुनकर योगानंद जी कहते मुझे बड़ी ठेस लगी और मैं बोला, गुरुदेव, इस तरह के दुखदाई शब्दों से आप मेरे रंग में भंग न डालिए, क्योंकि मैं ये यकीन नहीं कर सकता कि ऑडी सिगरेट पीने के लिए तल्लो मच्छी हो रहा है। और मैंने संदेह भरी नजर से गुरुदेव की ओर देखा। तो गुरुदेव बोले, बहुत अच्छा, मैं ऑडी को कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम देखना, जैसे ही घोड़ा गाड़ी रुकेगी तो वो मौके का फायदा उठाकर फुर्ती दिखाएगा। तो कहते कि उनकी घोड़ा गाड़ी एक छोटी सी धर्मशाला के पास पहुंची, और जैसे ही कोचवान जो था घोड़ों को पानी पिलाने के लिए लेकर जाने लगा, तो आटी ने कहा, गुरुदेव, आप गुस्सा तो नहीं करोगे कि मैं थोड़ी देर के लिए ताजी हवा खाने के लिए बाहर कोचवान के साथ बैठ जाऊं? तो युक्तेश्वर गिरी जी ने इजाजत दे दी। और फिर वो योगानंद जी से बोले, उसको ताजी हवा नहीं, ताजा धुआं चाहिए। तो कहते हैं, घोड़ा गाड़ी जैसे ही धूल भरे रास्तों के ऊपर से ची ची करते हुए जाने लगी, तो गुरुदेव की आंखों में एकदम हंसी की चमक आ गई। और वो बोले योगानंद जी से कि बग्गी के दरवाजे से थोड़ी गर्दन बाहर निकाल कर देखो, ऑडी किस तरह की हवा खा रहा है। तो योगानंद जी कहते, मैंने उनका हुक्म मानते हुए जब बाहर देखा, तो मैं हैरान रह गया कि आडी मुंह से सिगरेट के धुएं के छल्ले बनाकर छोड़ रहा है। तो वो कहते हैं, मैंने क्षमा याचना की नजर से फिर गुरुदेव की ओर देखा कि सचमुच गुरुदेव, हमेशा की तरह इस बार भी आपकी बात जो है वो सच निकली। फिर वो आगे कहते हैं कि हम चलते गए, नजारे देखते गए रास्ते में, और हर रात हम किसी गांव की धर्मशाला में ठहर जाते थे और अपना खाना खुद बना लेते थे। और वो कहते हैं कि श्री युक्तेश्वर जी मेरे खाने पीने का खास ध्यान रखते थे, और हर एक खाने के वक्त मुझे नींबू का रस जरूर देते थे। वो कहते हैं कि मेरे शरीर में अभी कमजोरी थी, लेकिन हर रोज सुधार हो रहा था। और फिर आगे वो कहते हैं, जैसे जैसे हम केंद्रीय कश्मीर के नजदीक पहुंच रहे थे, तैसे तैसे हमारे दिल आनंदमयी पूर्व अनुमानों से भर रहे थे। वो कहते हैं कि श्रीनगर पहुंचने पर रास्ते के दोनों तरफ हमारा स्वागत करते हुए जैसे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। वहां पहुंचकर हमने एक 2 मंजिली धर्मशाला किराए पर ली, जिस जिसके सामने सुंदर पहाड़ियां थी। और वहां पर वो कह रहे हैं, सरकारी टूटी का पानी जो है सुलभ नहीं था, इसलिए पानी हमें एक नजदीक के कुएं से भरकर लाना पड़ता था। वहां पर गर्मी की जो मौसम था बहुत ज्यादा आरामदेह था। वो कह रहे हैं कि दिन में वहां पर गर्मी होती थी, लेकिन रात को हल्की सी ठंड होती थी। फिर वो कहते हैं कि हम सभी मिलकर श्रीनगर में शंकराचार्य के प्राचीन मंदिर के दर्शनों के लिए गए। और जब हम दर्शनों के लिए जा रहे थे, तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि मैं परम आनंदमयी अवस्था में उस वक्त चला गया जब मैंने टीसी पर वो शंकराचार्य जी का मंदिर देखा, और मेरे मानस पटल पर एक भवन दिखाई देने लगा। फिर वो कहते हैं कि कुछ सालों के बाद जब मैं पहली बार कैलिफोर्निया में लॉस एंजल्स गया, और वहां पर माउंट वाशिंगटन की टीसी के ऊपर बना विशाल भवन देखा, तो मुझे इस बात की याद आई, क्योंकि ये वही भवन था जो आज उन्होंने वो पहाड़ की टीसी के ऊपर देख रहे हैं। तो अब वापस फिर चलते हैं हम यात्रा की ओर। यहाँ पर योगानंद जी कह रहे हैं, कुछ दिन श्रीनगर में बिताने के बाद हम 8,500 फुट की ऊंचाई पे स्थित गुलमर्ग फूलों से लदा हुआ पहाड़ी रास्ता वहां पर गए, जहां पर वो कहते हैं जिंदगी में पहली बार मैंने घुड़सवारी की। वहां पर वो कहते हैं हम फिर खिल्लन मार्ग नाम की जगह पर गए, जहां पर अपने दोस्तों के साथ चमकती सफेद ढलानों के ऊपर इधर उधर वो लुढ़कते हुए उन्होंने बर्फ का आनंद लिया, और उन सभी ने ओवरकोट भी पहन रखे थे। फिर अगली यात्रा उनकी बादशाह जहांगीर के प्रसिद्ध विलास बाग, शालीमार और निशात बाग की। अब वो निशात बाग के बारे में बताते हैं कि निशात बाग का प्राचीन राजमहल एक कुदरती झरने के ऊपर इस तरीके से बनाया गया है कि पर्वत से बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरने वाली पानी की धार को अत्यंत प्रतिभापूर्ण यांत्रिक तरीके से काबू करके कहीं पर तो बहुरंगी चट्टानों के ऊपर से उस पानी को बहाया गया है, और कहीं सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूलों की क्यारियों में फुहारों के रूप में निकाला गया है। ये जलधारा राजमहल के अनेक कमरों में से होकर चलती है, और आखिर को धरती के ऊपर उतरने के समय किसी आसमानी परी की तरह नीचे झील में समा जाती है। और आगे वो कह रहे हैं कि कश्मीरी अंगूर उस वक्त
बहुत महंगा लेकिन स्वादिष्ट फल माना जाता था। और उनका दोस्त जो राजेंद्र है, वो पूरे रास्ते कश्मीरी अंगूरों से पेट भरने के सपने लेता रहा। लेकिन कश्मीर में उसको कोई अंगूरों का बड़ा भाग ना मिलने के कारण घोर निराशा हुई। और उसकी इस व्यर्थ चाहना के लिए वो, योगानंद जी कहते हैं कि मैं उसको अक्सर चिढ़ाता रहता था। कभी कहता था कि ओ मेरा पेट अंगूरों से इतना भर गया है कि मुझसे चला नहीं जाता। और कभी कहते थे इन अंगूरों की मेरे पेट के अंदर शराब भी बन रही है। और वो कहते हैं कि बाद में हमें पता चला कि ये मीठे अंगूर कश्मीर के पश्चिम में स्थित काबिल के इलाके में होते थे। वो कहते हैं कि हम तो वहां पर पिस्ते वाली रबड़ी की आइसक्रीम खाकर ही अपनी तसल्ली करते रहे। फिर वो कहते हैं कि लाल रंग की कशीदाकारी की गई छतों वाले शिकारों में बैठकर हमने डल झील की सैर की अनेकों बार। और वहां पर सब्जियां और तरबूजों की खेती की फसल का नजारा लिया, जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता था। फिर वो बता रहे हैं कि कई वर्षों के बाद अनेक देशों की यात्रा करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहा जाता है। वो कहते हैं कि स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत, स्कॉटलैंड की लॉर्ड्स लॉमेंट झील और इंग्लैंड की बहुत सी सुंदर झीलों की झांकियां क्योंकि हमें यहाँ पर कश्मीर में मिल जाती हैं। और अमेरिका से आए सैलानियों को कश्मीर की सैर करते हुए यहाँ पर अलास्का का दाग रहत ऊबड़ खाबड़ गौरव और डेनवर के पास मौजूद पाइक पीक की याद दिलाने वाला बहुत कुछ मिल जाता है। अब जोगानंद जी आगे कहते हैं कि कुदरत की सुंदरता के मुकाबले में पहला इनाम मैं दूंगा मैक्सिको के जोकी मिल्को के शानदार नजारों को, या फिर कश्मीर की झीलों को। वो कहते हैं कि ये दो नजारे मेरी याददाश्त में धरती के ऊपर सबसे सुंदर नजारों में से उभर कर आते हैं। वैसे तो वो कहते हैं प्राचीन देशों में अनेक सुंदर सुंदर झरने हैं, लेकिन इनमें से एक भी झरना न्यूयॉर्क राज्य के कनाडा की सरहद के ऊपर मौजूद न्यागरा झरने की सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकता। फिर वो कश्मीरी लोगों के बारे में बताते हैं कि अपनी सुंदरता के लिए विश्व में प्रसिद्ध है कश्मीरी लोग। ये लोग ये लोग ज्यादातर यूरोपियों की तरह गोरे हैं। उनके नैन नक्श और शरीर की जो बनावट है वो भी यूरोपियों जैसी है। और बहुत सारे लोगों की आंखें नीली हैं और बाल जो है वो सुनहरी हैं। और जब वो पश्चिमी पहरावा पहनते हैं तो बिल्कुल वो ठीठ अमेरिकन नजर आते हैं। वो कहते हैं कि हिमालय की सर्दी उनको सूर्य की तपश से बचाती है और इस तरह से उनके गोरे रंग की रक्षा करती है। वो कहते हैं भारत में जैसे जैसे हम दक्षिण की तरफ चलते जाते हैं, तैसे तैसे लोगों का जो चमड़ी का रंग है वो गहरा होता चला जाता है, काला होता चला जाता है। फिर वो सफर के बारे में बता रहे हैं, कश्मीर में कुछ हफ्ते सुखपूर्वक बिताने के बाद मुझे बंगाल वापस आने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि श्री रामपुर कॉलेज की नए सेशन की जो क्लासेस है वो शुरू होने वाली थी। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी, कन्हाई और आदि कुछ दिन के लिए श्रीनगर में रुक गए। वहां से वो कह रहे हैं, मेरी वापसी से कुछ समय पहले गुरुदेव ने मुझे ये इशारा कर दिया कि वहां पर कश्मीर में रहते हुए उनका शरीर जो है बीमार होने वाला है। तो जोगानंद जी कहते हैं कि मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव आप तो मुझे पूरी तरह से तंदुरुस्त दिखाई दे रहे हो। तो गुरुदेव ये बात सुनकर बोले कि ये भी संभावना है कि मैं इस संसार से कूच कर जाऊं। तो ये सुनकर उनके पांव में गिर पड़े योगानंद जी और बोले, गुरुदेव कृपया मुझे ये वचन दीजिए कि अभी आप शरीर नहीं त्यागोगे, क्योंकि आपकी सहायता के बगैर मैं अभी चलने के समर्थ नहीं हुआ हूं। तो ये सुनकर युक्तेश्वर गुरु जी चुप रहे। लेकिन उन्होंने इतने तरसमयी नजरों से योगानंद जी की तरफ देखा। वो कहते कि मुझे लगा कि अभी वो शरीर नहीं त्यागेंगे। फिर वो कहते हैं कि मैं वहां से, मेरा मन नहीं मान रहा था, लेकिन मैं फिर भी, मुझे कोलकाता वापस आना पड़ा। और आने के कुछ दिन बाद उनको, उनके दोस्त जो आरडी के साथ था गुरुदेव के साथ, उसके तार मिली कि गुरुदेव सख्त बीमार है, हालत गंभीर है। तो वो कहते हैं कि मैंने गुरुदेव को दुख और संताप से उत्तेजनापूर्ण तार भेजी कि गुरुदेव, मैंने आपसे वचन मांगा हुआ है शरीर ना त्यागने का, कृपया शरीर का त्याग ना कीजिए, नहीं तो मैं भी शरीर त्याग दूंगा। तो फिर गुरुदेव की उनको चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही हो। और उसके कुछ दिनों बाद वो कहते हैं आगे की चिट्ठी आई, जिसमें लिखा था कि गुरुदेव बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए हैं। तकरीबन वो कहते हैं 15 दिन के बाद गुरुदेव जब उनके सामने पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि गुरुदेव का शरीर जो था
जैसे पहले से भी आधा रह गया था, वो इतने ज्यादा कमजोर हो चुके थे। अब यहीं पर हम आज का ये जो अध्याय है समाप्त करते हैं साथियों। अब हम अगले इसी अध्याय के अगले पार्ट में जानेंगे कि क्यों आखिर बीमार पड़े थे उनके गुरुदेव। क्या उन्होंने किसी शागिर्द का जो कष्ट था वो अपने ऊपर लिया था जब वाकई वो बीमार हुए थे, या सिद्ध पुरुष किस तरह से दूसरों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, ये सब हम अगले अध्याय में जानेंगे। मुझे इतने प्रेम से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा स्वाध्याय अच्छा लग रहा है साथियों, तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा।